हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, जो अभी हमने पीछे डिराइव की हैं। अब हम इनको यूज करने से पहले एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जिसका नाम है फ्री फॉल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं तो उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक का हर ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इसके कारण ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है। इसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और इसे g से डिनोट किया जाता है और इसकी वैल्यू g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो हम ऊपर मूव होने वाली डायरेक्शंस को हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शंस और नीचे वाली डायरेक्शंस को नेगेटिव डायरेक्शंस बोलते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन को देखें तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसको हम लिखेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक बॉल ली और उसको एक इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, तो बॉल एक मैक्सिमम हाइट h तक पहुंचती है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी हम 5 मीटर पर सेकेंड बोले तो हम बोलेंगे कि ये +5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की गई है। अगर हम इसके एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इस बॉल की मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है कि जो ये अचीव करेगी, और हमें यह भी फाइंड आउट करना है कि जब वो ग्राउंड पे आएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, और टोटल टाइम ऑफ मोशन, दैट मींस बॉल के ऊपर जाने का और ऊपर से नीचे आने का टोटल टाइम हमें फाइंड आउट करना है। अब हम बॉल की मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो बॉल का मोशन देखें तो वो मैक्सिमम हाइट पे ऐसा होगा। मैक्सिमम हाइट पे बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। अगर उसमें थोड़ी सी भी वेलोसिटी बची होती इस पॉइंट पर तो वो और ऊपर मूव करती रहती। तो वी कैन से एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम बॉल का डिस्प्लेसमेंट या हाइट निकाल सकते हैं। तो v है वो 0 है, u है 5 मीटर पर सेकेंड, g है -9.8 पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 1.28 मीटर्स। दैट मीन्स इट विल ट्रैवल टू अ हाइट ऑफ 1.28 मीटर्स। अब हम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर हम बॉल का मोशन देखें तो वो ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, तो हम कहेंगे फॉर फाइनल वेलोसिटी बॉल विल बी एट ग्राउंड। दैट मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, बॉल जहां से चली थी वहीं से आ जाएगी वापस। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इज इक्वल टू u² प्लस 2x, हमें पता है u की वैल्यू पता है एंड डिस्प्लेसमेंट x इज 0, तो v² इज इक्वल टू 5²। तो v की वैल्यू आ जाएगी ±√25। अब यहां पे हमें सोचना है कि हमें v की वैल्यू +5 लेनी है या -5। क्योंकि बॉल नीचे आ रही है तो वी कैन से इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम -5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर बोलेंगे। अब अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देखें बॉल को थ्रो करने के टाइम पे और जब बॉल वापस नीचे आई तो दोनों केस में 5 है, तो हम कह सकते हैं बॉल जिस स्पीड से ऊपर गई थी उसी स्पीड से नीचे आई है। अब हमें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट निकालना है विच इज टोटल टाइम ऑफ मोशन। तो देखते हैं बॉल के मोशन को। एक बार बॉल ऊपर गई और ऊपर से नीचे आई, तो इस पूरी जर्नी का हमें टोटल टाइम निकालना है। तो जब बॉल नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल टाइम पे टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जब उसको प्रोजेक्ट किया था तो थी +5 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 हम लिख सकते हैं v इज -5, u इज +5, एक्सेलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें टाइम t की वैल्यू मिल जाएगी 1.02 सेकेंड्स। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस केस में एक आदमी 10 मीटर की हाइट पर चढ़ के सेम बॉल को
5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो करता है तो बॉल ऊपर जाती है और वापस जमीन पे आ जाती है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालना है। दैट मीन्स जब बॉल ऊपर गई और वापस ग्राउंड पे नीचे आ गई, उस पूरी जर्नी का हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालना है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो +5 मीटर पर सेकेंड है एंड एक्सेलरेशन हमें पता है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा क्योंकि वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करते हैं। तो बॉडी का मोशन देखें तो कैसा होगा, बॉडी ऊपर गई और मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब हमें फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2x से हम निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी u पता है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पता है 0 एंड एक्सेलरेशन हमें पता है तो h आ जाएगा 1.28 मीटर्स। चलिए अब हम इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए बॉल का मोशन देखें तो इस तरह से होगा, बॉल फाइनली ग्राउंड पे आ जाती है तो ग्राउंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर होगा बिकॉज बॉल को एक सर्टेन हाइट से फेंका था, अब वो उस हाइट से नीचे की तरफ आ गई है तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो -10 मीटर है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम वापस लिख सकते हैं v² = u² + 2x। u हमें पता है 5 मीटर पर सेकेंड, a हमें पता है -9.8 एंड डिस्प्लेसमेंट भी हमें यहाँ पे पता है -10 मीटर्स। तो वेलोसिटी जो आएगी फाइनली वो आएगी -13.07 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देने की बात वापस से यही है कि हमने नेगेटिव साइन वाला आंसर चूज किया बिकॉज बॉल का फाइनल मोशन नीचे की डायरेक्शन में है और इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम बॉल का टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन के लिए हम देखते हैं बॉल का मोशन, एक बार बॉल ऊपर गई, नीचे आई और वापस फाइनली ग्राउंड पे पहुंच गई है। तो इस जर्नी के लिए हमें टोटल टाइम ऑफ मोशन निकालना है। तो जब बॉल ग्राउंड पे पहुंचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अभी हमने पिछले पार्ट में निकाला -13.07 मीटर पर सेकेंड है। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, हमारे पास v पता है, u पता है और एक्सेलरेशन पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं 1.84 सेकेंड्स। दैट मीन्स बॉल 1.84 सेकेंड्स के बाद जमीन पर पहुंच जाएगी। तो चलिए अब इस बॉल का VT ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम देखें बॉल पहले ऊपर जाती है, वेलोसिटी 0 होती है और वो नीचे आती है विद अ नेगेटिव वेलोसिटी। तो बॉल के इस पूरे मोशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब आपको समझाते हैं कि ये ऐसा क्यों दिख रहा है। अगर हम बॉल का इनिशियल मोशन देखें कि बॉल यहां से ऊपर तक गई, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो वो ये पार्ट दिखा रहा है 5 से स्टार्ट हुआ और आफ्टर सर्टेन टाइम इट हैज बिकम 0। नेक्स्ट पार्ट जो है ये ग्रीन पार्ट, ये दिखा रहा है कि बॉल की वेलोसिटी 0 होने के बाद बढ़ रही है बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। आप देख सकते हैं बॉल इस हाइट के बाद जब वेलोसिटी 0 हो जाती तो नीचे नीचे आते आते थे उसकी वेलोसिटी -13.07 मीटर पर सेकेंड हो गई थी एंड वो कितने टाइम में हो गई थी 1.84 सेकेंड में। सो ओवरऑल इंटरप्रिटेशन इज दिस कि बॉल की वेलोसिटी 0 तक जाती है एंड 0 के बाद वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती जाती है। एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन को और कंटिन्यू करते हैं और उसको एक अलग फॉर्म में यूज करते हैं। आप सभी ने साइकिल चलाई होगी या कुछ लोगों ने बाइक भी चलाई होगी, साथ में आप लोग कार में भी बैठे होंगे। तो आपने देखा होगा जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा जो व्हीकल होता है वो इमीडिएटली नहीं रुकता, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुकता है। तो हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी कोई भी बॉडी। अगर सपोज इनिशियल वेलोसिटी u है, ब्रेक लगने के बाद फाइनल वेलोसिटी जब रुकेगी गाड़ी तो 0 हो जाएगी। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2x हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल u। सॉल्व करने से हमें मिलेगा x = u² / 2a। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज देखने की बात यह है कि x या जो डिस्टेंस है
वो u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। x इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर को एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक गाड़ी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उस पे ब्रेक लगाने के बाद वो सर्टेन डिस्टेंस x पर रुकती है। अब सेम गाड़ी सपोज 2u स्पीड से आ रही है या 2u वेलोसिटी से आ रही है, तो ये जब रुकेगी तो ये 4x डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। इससे यह समझ में आता है कि वेलोसिटी में थोड़ा सा भी चेंज होने में, थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होने में स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिएक्शन टाइम। यहां पर आप देख सकते हैं एक जना एक स्केल को ड्रॉप कर रहा है बहुत छोटी हाइट से, और दूसरा पर्सन उसे कैच करने की कोशिश कर रहा है पर नहीं कर पा रहा है। इसका कारण है कि हमारा दिमाग किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके, थिंक करके उसके ऊपर एक्शन लेने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इस टाइम को हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। चलिए अब आप लोगों की एक एक्टिविटी करनी है। इसमें आपको सामान जो चाहिए वो है एक रूलर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक दोस्त और एक ये चार्ट। इस चार्ट को आप अपनी नोटबुक पे बना लीजिए, फिर हम बताएंगे इस चार्ट को कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आप एक फ्रेंड लीजिए आपका, और उसको रूलर को इस तरह से ऊपर से पकड़ने के लिए बोलिए, अपने अंगूठे और फर्स्ट फिंगर के बीच में। नेक्स्ट आपको जो करना है, इस रूलर के बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास में अपना हाथ लेके जाइए और अपने हाथ के बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए। अब आपका फ्रेंड इस रूलर को जैसे ही ड्रॉप करेगा, आपको इसको कैच करने की कोशिश करनी है। जब आप इस रूलर को कैच कर लेंगे तो आपको वो पोजीशन नोट करनी है जहां पे रूलर आपके हाथ के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। इस मेजरमेंट को आपने अभी जो चार्ट बनाया है उसमें लिखना है। इस चीज को आप 2 बार और ट्राई करिए और अपना एवरेज मेजरमेंट निकालिए। जब आपने अपना एवरेज मेजरमेंट निकाल लिया है, उसको अब हम यूज करेंगे आपका रिएक्शन टाइम फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे। क्योंकि रूलर फ्री फॉल करता है अंडर ग्रेविटी, तो हम लिख सकते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड एक्सेलरेशन इज -g -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप अपने रूलर की एवरेज रीडिंग निकाल लीजिए, उसको हम कहते हैं d। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं x = ut + ½ at स्क्वायर। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लिखेंगे d, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g है, और t को हम बोलेंगे टाइम ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन टाइम। तो जो रिएक्शन टाइम आएगा दैट विल बी √2d/g। तो आप सबको अपना अपना रिएक्शन टाइम निकालना है। रिएक्शन टाइम का रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। एक इंपॉर्टेंस तो आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में, जब फील्डर्स बहुत ही कम समय में बॉल्स को कैच कर लेते हैं शॉर्ट लेग पे या स्लिप में। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज यहां पर है कि जो ड्राइविंग करते हैं लोग, कभी अगर उनको लगता है कोई सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन आ रही है, तो वो कितना क्विकली उसको रिस्पॉन्स करेंगे, उतनी ही जल्दी वो उस डेंजर को एवर्ट कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। रिएक्शन टाइम जितना कम होता है उतनी ही जल्दी हम गिवन सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या रिएक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, और ये ग्राउंड पर पहुंचती है 6 सेकेंड्स के बाद। तो हमें पता करना है इस टावर की हाइट क्या होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें दिया है u = 19.6 मीटर पर सेकेंड और इसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स है, दैट इज पॉजिटिव।
एक्सेलरेशन नीचे की तरफ रहेगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अगर इक्वेशन यूज करें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। u पता है हमें, t पता है ग्राउंड तक पहुंचने का समय। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा -58.8 मीटर्स। ये जो -58.8 मीटर्स है ये डिस्प्लेसमेंट है बॉल का। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर विल बी 58.8 मीटर्स। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की समरी कुछ इस प्रकार से है। हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, फिर हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी। लास्ट में हमने रिएक्शन टाइम फाइंड आउट करना सीखा, हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखा। गिवन कॉन्सेप्ट्स के आधार पर आपको इन रेफरेंस क्वेश्चंस को अब घर जाके सॉल्व करना है। आई एम श्योर आप सभी इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, इक्वेशंस रिलेटिव मोशन में किस तरह से लिखी जाती हैं और रिलेटिव मोशन के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज इंट्रोडक्शन टू रिलेटिव मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मोशन को हम रिलेटिव मोशन कहते हैं। यूनिवर्स का प्रत्येक ऑब्जेक्ट हर समय किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए माना हम पृथ्वी पर कोई ऑब्जेक्ट जो कि स्थिर पड़ा है, यदि पृथ्वी के बाहर से मैं इस ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो वह दिखेगा कि वह पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। रिलेटिव मोशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं जो आप हर रोज अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जब हमारी कार रोड पर स्थिर खड़ी है तो सारे वाहन तेजी से निकल रहे होते हैं। अब जैसे ही मैं कार को चलाने लगता हूं, मुझे आसपास के सेम लेन में चल रहे व्हीकल्स की स्पीड मुझे धीमी लगने लगती है। अब यदि मेरी कार की स्पीड किसी दूसरे व्हीकल के बराबर हो जाए तो ऐसा लगता है कि दोनों व्हीकल स्थिर हैं। अब यदि मैं कार की स्पीड कम कर लूं तो यह वैन कार की रिस्पेक्ट में आगे की ओर मूव होने लगती है। इसी प्रकार यदि मैं कार की स्पीड बढ़ा लूं तो यह वैन कार के रिस्पेक्ट में पीछे जाती हुई दिखेगी। चलिए रिलेटिव मोशन का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक बार बैटमैन और सुपरमैन में लड़ाई हो जाती है कि कौन ज्यादा तेज उड़ता है। तो वे आयरन मैन से पूछते हैं कि तुम्हें बताना है कि हम दोनों में से कौन तेज उड़ता है। तो आयरन मैन जब आता है तो बैटमैन 50 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की ओर उड़ता है और सुपरमैन 100 मीटर पर सेकेंड से राइट की ओर उड़ता है। और आयरन मैन भी 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से राइट में उड़ता है। जब आयरन मैन से पूछा जाता है कि कौन ज्यादा स्पीड से उड़ रहा है तो वह कहता है कि बैटमैन ज्यादा तेज उड़ रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए अब हम रिलेटिव मोशन की इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशंस के बारे में पढ़ते हैं। माना दो कार ए एंड कार बी एक्स ए एंड एक्स बी पोजिशंस पर हैं। अब यदि कार बी में बैठे ऑब्जर्वर से कार ए की पोजीशन बताने को कहा जाए तो वह बताएगा कि कार आगे की डायरेक्शन में एक्स ए माइनस एक्स बी पोजिशन पर है। इसे हम पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी कहेंगे एंड इसे एक्स ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार यदि कार ए में बैठे ऑब्जर्वर से बी की पोजीशन पूछी जाए तो वह बताएगा कि वह पीछे की तरफ पोजीशन एक्स बी माइनस एक्स ए पर है। यह पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए है। इसे हम एक्स बी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब माना कि ये दो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से
स्टार्ट होती हैं, कार ए की वेलोसिटी v है एंड कार बी की वेलोसिटी vb है। अब यदि हमें बी के रिलेटिवली ए की पोजीशन बतानी है जब वह स्थिर थे, तो उस कंडीशन में एक्स ए बी एक्स ए माइनस एक्स बी था। अब कार ए वी ए स्पीड से मूव कर रही है, तो इसकी पोजीशन हम लिख सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वी ए इंटू टी। इसी प्रकार एक्स बी हम लिख सकते हैं एक्स बी प्लस वी बी इंटू टी। तो इसलिए एक्स ए बी एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू एक्स ए प्लस वी ए टी माइनस एक्स बी प्लस वी बी टी। इसे रीअरेंज करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि हम दोनों साइड्स को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें मिलेगा एक्स ए बी का डिफरेंशिएशन होगा वी ए बी, एक्स ए माइनस एक्स बी कॉन्स्टेंट है तो उनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 0 हो जाएगा, और वी ए माइनस वी बी इंटू टी का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा वी ए माइनस वी बी। तो हम लिख सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ ए हम लिख सकते हैं वी बी ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब माना दोनों कार इनिशियल वेलोसिटी यूए और यूबी से मूव कर रही हैं, तो हम उनकी रिलेटिव वेलोसिटी यूए भी लिख सकते हैं यूए माइनस यूबी। अब सपोज कार ए का एक्सेलरेशन ए है एंड कार बी का एक्सेलरेशन ए बी है, तो हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी यूए बी आफ्टर टाइम टी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर हमने यूए को लिख दिया है यूए प्लस ए टी एंड यूबी को लिख दिया है यूबी प्लस ए बी इंटू टी। इसको रीअरेंज करेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब दोनों साइड्स को टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी ए माइनस ए बी। यहाँ पर टाइम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर यू ए माइनस यू बी 0 हो जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए माइनस ए बी। इसी प्रकार एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए। चलिए अब हम अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का एक सिंपल मेथड सीखते हैं। अब माना 3 कार्स ए बी एंड सी वी ए वी बी एंड वी सी वेलोसिटी से मूव हो रही हैं। हमें कार ए के रिस्पेक्ट में कार बी एंड कार सी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए हम कार ए को स्टेशनरी मान लेते हैं। ऐसा करने के लिए हम कार ए की वेलोसिटी के इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी सिस्टम के बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं। यदि हम राइट साइड की तरफ की डायरेक्शंस को पॉजिटिव माने एंड लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शंस को नेगेटिव मान लें, तो ऐसा करने पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी with respect to velocity of A is equal to VBA, which will be equal to VB minus VA, and velocity of C with respect to A हम लिख सकते हैं VCA, it will be equal to minus VC minus VA, और हम लिख सकते हैं minus VC plus VA। तो चलिए अब आपकी बारी है। अब आपको कार A और कार B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार सी लिखनी है। इसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है और अब दोनों कार ए एंड बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी फाइंड आउट करें। आई होप आप सभी ने रिलेटिव वेलोसिटीज लिख ली होंगी। तो हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें जिस भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालनी होती है रिलेटिव वेलोसिटी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के इक्वल मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी ऐड करनी होती है। तो अगर हम VC को देखें विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, तो हम देख सकते हैं हमने राइट हैंड साइड में एक VC वेलोसिटी ऐड कर दी है।
अब हम वीए को देखें तो उसमें भी हमने राइट हैंड साइड में एक वीसी वेलोसिटी ऐड कर दी है एंड वीबी में भी हमने राइट हैंड साइड में वेलोसिटी वीसी ऐड कर दी है। तो हम वीएसी देखें तो वो हो जाएगा वीए प्लस वीसी, दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। वीबीसी निकालें तो वो भी वीबी प्लस वीसी हो जाएगा क्योंकि दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। अगर हम वीसी विद रिस्पेक्ट टू सी देखें तो वो 0 आएगा क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इससे हम यह समझ सकते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम वेलोसिटी निकालते हैं उसको हम हमेशा रेस्ट पर अज्यूम कर लेते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमने आपको ये सिचुएशन दिखाई थी जिसमें आयरन मैन बैटमैन की स्पीड सुपरमैन से ज्यादा बता रहा था, पर एक्चुअल में सुपरमैन की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ है इसे हम रिलेटिव मोशन से समझ लेते हैं। तो हम आयरन मैन के रिस्पेक्ट में अगर बैटमैन एंड सुपरमैन की वेलोसिटी फाइंड करें तो वेलोसिटी ऑफ बैटमैन विद रिस्पेक्ट टू आयरन मैन होगी -50 विच इज इक्वल टू -100 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार वेलोसिटी ऑफ सुपरमैन विद रिस्पेक्ट टू आयरन मैन आएगी 100 -50 विच इज 50 मीटर पर सेकेंड। यहां से हम समझ सकते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है एंड सेम डायरेक्शन में मूव करने वाली वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। चलिए अब हम एक केस लेते हैं। जब एक मंकी एक ट्रेन की छत पर खड़ा है एंड ट्रेन वी ट्रेन वेलोसिटी से मूव हो रही हो तो हम मंकी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं वी ट्रेन के बराबर। अब अगर यह मंकी ट्रेन की रिस्पेक्ट में वी मंकी वेलोसिटी से ट्रेन की डायरेक्शन में ही चलने लगता है तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं वी ट्रेन प्लस वी मंकी। अब यदि यह मंकी ट्रेन की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगता है तो हम इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखेंगे वी ट्रेन माइनस वी मंकी। चलिए रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कार ए दिए हमको विच इज मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड कार बी है जो कि वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से वो भी ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हमें दोनों कार्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमने यहाँ पे ईस्ट को राइट हैंड साइड में लिया है। दोनों कार्स क्योंकि ईस्ट में मूव कर रही है तो हमने उसको ग्रीन एरो से यहाँ पे दिखा दिया है। तो डेटा के हिसाब से हम लिखेंगे VA इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड एंड VB इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब VBA होगा VB माइनस VA, तो VBA आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम VAB निकालें तो वो होगा VA माइनस VB। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो VA माइनस VB आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब ये है क्योंकि VB ग्रेटर देन VA है तो हमें ऐसा लगेगा कि जो VA है वो पीछे की तरफ मूव हो रही है विद रिस्पेक्ट टू VB, इसलिए वो नेगेटिव साइन -5 मीटर पर सेकेंड में दिख रहा है। यहां पर हम देखें तो VBA इज इक्वल टू माइनस ऑफ VAB है। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है पर डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है।